अरे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बिराजो, जवाब सुनिए मंत्री जी का। अरे मंत्री जी आप तो चुप रहो। अरे आप क्यों बोल रहे हो? चलो बैठो माननीय सदस्य, बोलिए। अरे आपका काम है, मेरा काम है देखना। नहीं, आप चुप रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी आज्ञा से हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट व परिवर्तित बजट 10 जुलाई 2024 में जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर विचार प्रकट करने के लिए एवं सुझाव देने के लिए माननीय में सभी हमारे माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। आपके सकारात्मक सुझाव, बहुमूल्य सुझाव आपने इस सदन में दिए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों को सम्मिलित करके और एक ठीक प्रकार से ये विभाग जनजातीय विभाग के लिए अच्छा से अच्छा करने का हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विभाग को 5 श्रेणियों में विभक्त किया। अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र और क्लस्टर माड़ा क्षेत्र, बिखरी आबादी और शहरिया। अनुसूचित क्षेत्र में 70% से ज़्यादा की आबादी है, घनी आबादी है, उसे जनजातीय उपजन क्षेत्र माना है। इसमें हमारे 3 जिले पूर्ण रूप से हैं: डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आंशिक रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, इस प्रकार से 8 जिलों को मिलाकर के जनजातीय उपयोजन क्षेत्र को परिभाषित किया है। माड़ा क्लस्टर और माड़ा और बिखरी आबादी, पूरे राजस्थान में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। उन सब लोगों के लिए सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए उन योजनाओं को लागू करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय सदस्यों के 94 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं उन माननीय सदस्यों को समय पर उन तक जवाब पहुंचा दूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार द्वारा अल्प अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा कई नवीन योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार संभावित क्षेत्र के आकलन हेतु FRA एटलस तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय जी, अभी काफी मान्य सदस्यों का जिक्र सामुदायिक वनाधिकार पट्टे। हमारी सरकार द्वारा एक सामुदायिक FRA एटलस तैयार किया। अध्यक्ष महोदय जी, उसमें राजस्व की भूमि और वन क्षेत्र की भूमि, उसको मिला करके एक एटलस तैयार किया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि वन क्षेत्र की भूमि कौन सी है और राजस्व की भूमि कौन सी है। कई बार विवाद होता है, राजस्व ये जताता है कि ये जमीन हमारी है और फॉरेस्ट कहता है ये जमीन हमारी है, तो इस विवाद में पड़ते हैं। इसके कारण से इसको पूर्ण तरह सीमांकन करके 2 नक्शों को मिला करके इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि इस प्रकार के विवाद नहीं होंगे। जहां तक वनाधिकार का विषय है, काफी सदस्यों ने जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय जी, कई बार थोड़ी सा संचय हो जाता है। व्यक्तिगत पट्टे, वनाधिकार पट्टे, जिसमें व्यक्ति खेती कर सकता है, मकान बना सकता है
सब प्रकार का काम कर सकता है, लेकिन उसको बेचा नहीं कर सकता। जो सामुदायिक वनाधिकार पट्टा है वो खेती के उद्देश्य से नहीं है। वो पट्टा वहां पर फलदार पेड़ लगाए, फॉरेस्ट विकसित करे, इस उद्देश्य से है। इसमें हमारे कुछ बंधुओं को ये रहता है, काश्तकारों को, इसमें हम खेती करेंगे, खेती की योजना के उस योजना से नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहाँ गत वर्ष सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनजाति विकास संबंधित 49 बजट घोषणाएं की थी मंत्री जी, और उसमें से आपने पूरी कितनी की? 36। अब इससे हमारा जो जनजाति का बंधु है, जब यहाँ पे आप मेचे थपथपाते हो लेकिन उसको पूरा हम नहीं करते तो उसका लाभ क्या मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोग आए हैं अध्यक्ष महोदय जी, और आपने दूसरा काम एक और किया। जितना पैसा आपको आवंटित हुआ उसको पूरा खर्च के भी नहीं पाया, खर्च कर नहीं कर पाए, क्योंकि हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसका हिसाब किताब भी देखना पड़ता है। और अभी हम लोग, हमारी सरकार केंद्र में एनडीए की सरकार द्वारा जनजाति वर्ग से संबंधित कई नवीन योजना, जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनमन आदि प्रारंभ की गई। इन योजना का उद्देश्य क्या है? ये योजना केंद्र की है और केंद्र से संचालित होती है। उस गांव का चयन भी सीधा केंद्र से होता है, और उस ग्राम में उसका जो बजट है वो भी सीधा 20 लाख रुपए उस गांव को मिलता है। उस गांव में, उस गांव की मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, उन सारे के सारे कामों में वो खर्च करके एक आदर्श ग्राम बनाने का एक सपना है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, जनमन जो हमारी योजना है ये शहरी क्षेत्र के लिए, उनका सर्वांगीण विकास हो, उनकी मूलभूत सुविधा है वो उन तक पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बनाया था। जनमन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अधिकतर लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से उस गरीब को ऊपर उठाने का काम हमारे केंद्र की सरकार करती है, और अब राजस्थान सरकार हमारी बनी है। ये भी इस आम आवाम जो गरीब है, नीचे तबके का अंतिम किनारे पर बैठा है, जो जनता जी का व्यक्ति है, उसको ऊपर उठाने का हमारा विभाग प्रयास करेगा। अध्यक्ष महोदय जी, इस क्रम में 2 चरणों में हमारे गांव तो है 4302 टोटली, जो जनजाति क्षेत्र के, जनजाति आबादी के, उसमें से हमने चरणबद्ध रूप से 2 चरणों में 1500 गांवों को चिन्हित कर इनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम विकास योजना तैयार की जा रही है, और अब तक लगभग 9000 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ये है गांव और गरीब को ऊपर उठने का। नहीं किए होंगे, केवल वो तो सपना दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं। मैं सारा बता रहा हूँ, एक एक चीज को, मंत्री जी को एक एक चीज को बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई अभिनव पहल भी की गई है, जिसमें एम्स जोधपुर के सहयोग से आबू रोड में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ स्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। आबू रोड में एक केंद्र स्थापित किया है,
और वहाँ पर स्थायी रूप से एक डॉक्टर बैठता है, 2 कंपाउंडर बैठते हैं, और एम्स से डॉक्टर जो मरीज आता है वो ऑनलाइन एम्स के डॉक्टर से सलाह लेता है, उसकी जो भी बीमारी है, जिस प्रकार का उनका जो एक्सरे वगैरह जो भी है वो ऑनलाइन को भेजता है, और वो वहाँ से ये कहता है कि इसके लिए दवा है और इस दवा को लेने से ये ठीक होगा। ऐसे अनुभवी डॉक्टरों का इस गरीब जनजाति क्षेत्र में इस प्रकार का एक चिकित्सा सुविधा सैटेलाइट से पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा विनम्र प्रयोग है। और ये सेंटर कुछ चिकित्सा केंद्र गांव में जाकर के भी चिकित्सा करते हैं। उसमें हम कुछ डॉक्टरों को बारी बारी से बुला करके गांव में जाते हैं, गांव में जाकर के मरीजों से देखते हैं, वहाँ मरीज हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं। इस प्रकार का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, इसी प्रकार इसरो के सहयोग से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सलूम्बर गोगुंदा के विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान, सैटेलाइट डिजाइन, इसरो के विभिन्न मिशन जैसे चंद्रयान 3, आदित्य एल आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा नवाचार हम कह सकते हैं। बच्चे को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए 2 विद्यालय, एक हमारा गोगुंदा का है और दूसरा सलूम्बर का है। इन विद्यार्थियों को उनसे सीधा जोड़ करके ऑनलाइन, और चंद्रयान कैसे काम करता है, आदित्य कैसे काम करता है, एल कैसे करता है, इस प्रकार की जानकारी बच्चों में दे करके बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ये काम भी हमारी सरकार कर रही है अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति वर्ग के कृषि एवं वन आदि उत्पादों को विपणन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है। 9 जिलों में 474 वन धन केंद्रों को लगभग 1,45,000 सदस्यों को लाभान्वित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम है। मैं कई बार उधर रहता था तो आपको सुझाव भी देता था, वो हम शुरू कर रहे हैं और करेंगे और करके बताएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, वनधन केंद्र, जनजाति का व्यक्ति जंगल में रहता है, जंगल के आसपास रहता है, प्रकृति पूजक भी है, उसकी सुरक्षा भी करता है, संरक्षण भी करता है, लेकिन वहाँ से उत्पादन होने वाला जो भी है उत्पादक, उनका हम उत्पादन का उनको ठीक प्रकार से जो मूल्य मिलना चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। ये वनधन केंद्र है, जो वन उपज है, उन सारे के सारे वन उपज जैसे शहद है, गोंद है, महुआ है, अन्य अन्य वन उपज है, उन वन उपज को इकट्ठा कराएगा और उन कराने के बाद में उनको एक मार्केट उपलब्ध कराएगा, तो कम से कम उनको पूरा दाम मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। ऐसी हमारी मानसिकता है अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें राजीव का जो हमारी है, ये जो हमारे समूह बने हुए हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको जितना ये वन उपज है, इन सारे को इकट्ठा करके वो यहाँ नहीं, दिल्ली की मार्केट में बेचते हैं। मेरी उनसे कई बार बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भाई साहब, जब हम बेचने के लिए जाते हैं उस मार्केट में तो कोटड़ा के नाम से बिकता है, उनकी गुणवत्ता अच्छी है, इससे दोबारा मांग होती है तो हम ले जाते हैं, तो यहाँ लेते तो बात पौने दाम में, दुगने दाम में वहाँ पे बिकता है। तो इस प्रकार से उनको मार्केट उपलब्ध करा करके कम से कम का जीवन ऊपर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, काफी लंबे समय से छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं के मेस भत्ते को बढ़ाए जाने की मांग थी। हमारी सरकार के द्वारा इस बजट में छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में
आवासित छात्र छात्राओं को देय मेज भत्ता 2,500 से बढ़ा करके 3,000 किया। ये बहुत अच्छा भी महंगाई का समय है अध्यक्ष महोदय जी, महंगाई बढ़ रही है, उनके खान पान की चीज़ों में महंगाई हो रही है, लेकिन हमने ये जो मेज भत्ता हमने बढ़ाया नहीं। हमारी सरकार ने इसको 3,000 रुपये बढ़ा करके और ये काम करने का भी काम किया। अध्यक्ष महोदय जी, खेल कूद छात्रावास, आवासीय छात्रावास है, उनमें हमने 4,000 रुपये से 4,000 रुपये कर दिए। ये भी हमारा एक अच्छी उपलब्धि है अध्यक्ष मोदी जी। इस बजट में 17 एकलव्य आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालयों के उन्नयन एवं रखरखाव के लिए 77 करोड़ की घोषणा की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी माननीय कई सदस्यों ने कहा हॉस्टल के शौचालय ठीक नहीं है, बिस्तर ठीक नहीं है, बेड ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये जो पैसा हमको मिला है, इससे इन सारी सुविधाओं को हम ठीक करेंगे अध्यक्ष महोदय जी। पहली बार इस प्रकार की घोषणा हुई है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भी देवला, कोटड़ा और उदयपुर के व जसवंतपुरा, जालौर में एक नवीन आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। लंबे समय से ये मांगे आ रही थी कि हमारे यहाँ भी आवासीय विद्यालय खोलो, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलती है, तो ये काम भी हमने पूरा करना, हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय जी, मारवाड़ क्षेत्र से निरंतर नवीन छात्रावास खोले जाने की मांग समय समय पर मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने क्षेत्र की इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बजट में शेरगढ़, बाबू सिंह जी बढ़ाओ ताली, शेरगढ़ में और मेर मंडवाड़ा, सिरोही में भटेवर, समाराम जी कहाँ चले गए क्या? हाँ, पीड़वाड़ा में और पोसान, जालौर में नवीन अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाने की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये बिखरी आबादी है, या कोई सोचता नहीं देखता नहीं है, तो इसकी चिंता भी हमारी सरकार ने की है। मान्य सदस्यों को ने चर्चा के दौरान भी छात्रावासों की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किया। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने छात्रावास, आवासीय विद्यालय, रिपेयर, रखरखाव के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और 4 छात्रावास जो बिल्कुल जर्जर हैं, दानपुर, बांसवाड़ा, मंत्री जी बजाओ, आपका छात्रावास नवीन बना रहे हैं, बताओ ना, ये आपने तो किया नहीं, हम कर रहे हैं। आपने नहीं किया तो वो काम हम पूरा कर रहे हैं। ये आप कर रहे हो, कब आए थे ये देख लो। कहरी, डूंगरपुर और डूंगर सारण, डूंगरपुर और फलासिया, ये आपके आसपास के 3 तो हैं। उस समय आप नहीं कर पाई काम, हम पूरा कर रहे हैं। कि आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होगी। अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र तथा शहरिया क्षेत्र के लगभग 92,000 बालक बालिकाओं को 3,000 से अधिक माँबाड़ी केंद्र में पहली कक्षा से 4ठी कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस बजट में 250 माँबाड़ियों की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय जी, पिछली सरकार ने 250 माँबाड़ियों की घोषणा की थी। कितने? 250 की।
और पूर्व मंत्री मान्य विराजे हुए हैं, इन्होंने आनन फानन में नियम विरुद्ध माँ-बाड़ियाँ खोल दी। कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद में 49 माँ-बाड़ियाँ नियम विरुद्ध खोले जाना पाया गया। नियम विरुद्ध, आपने नियमों को ताक में रख करके। वो भी कर लेंगे, वो भी बता दूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये जो 49 माँ-बाड़ी हैं, उनका स्थान परिवर्तित करके जहां आवश्यकता है, आवश्यक है, ऐसी जगह को चिन्हित कर वहां पर खोल करके उन बच्चों का भला करने का काम करेंगे। तो सुनते हैं अध्यक्ष महोदय जी, माँ-बाड़ी केंद्रों में और डे केयर केंद्र में शिक्षा सहयोगी तथा महिला सहयोगिनी के चयन हटाने की प्रक्रिया को हम सरल करेंगे और पारदर्शितापूर्ण। आपने एक गांव की समिति बना ली, गांव की समिति में जैसा व्यक्ति वैसा निर्णय होता था। अब हमको पारदर्शिता से चयन करके अच्छे व्यक्तियों को ला करके कम से कम उस बच्चों का भला हो, ऐसा विचार भी हम करेंगे। इनका तो पहले से रख रहा हूँ। बिल्कुल कहा है, वो करके बताएंगे माननीय मंत्री महोदय जी। आप सुन लीजिए, लास्ट बजट में योजना थोड़ी कर रहे हैं, पहले बजट में कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आपका मौका था 5 साल, अब इनका भी सुन लीजिए। आप सुनिए भाई, आपका भी सुना 5 साल, इनका भी 5 साल सुनिए। अरे आपने भी मंत्री जी, अभी शुरुआत हुई है, इसका अंत कैसे होगा वो भी पता लगेगा। आप जवाब दीजिए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे महापुरुषों, महानायकों को उचित सम्मान देना हमारी सरकार का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय जी, जन नायकों के इतिहास को उचित स्थान दिलाने के लिए हमने इस बजट में और बजाओ ताली, डूंगर बरांडा और बांसिया चरपोटा के नाम से हमने स्मारक बनाने की घोषणा भी हुई है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस संबंध में कुछ उनके द्वारा उस समय क्या भूमिका रही थी ताकि इतने प्रख्यात हुए थे, ये थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय जी, डूंगर बराड़ा नामक भील नायक ने 13वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। 13वीं शताब्दी में, और डूंगरपुर के आसपास के समस्त पालों के सरदारों ने डूंगर बरांडा को अपना राजा चुना। रावल वीर सिंह ने डूंगर बरांडा को हराकर डूंगरपुर का कब्जा कर लिया। एक शादी में गए थे, आपको ध्यान होगा, नहीं दिया तो पढ़ लेना कहीं, अपने बच्चे के। और वहां पर षड्यंत्र पूर्वक ये जो राजा है, इसके द्वारा आक्रमण हुआ, बारातियों का वहाँ मारे गए थे, लेकिन डूंगर बरांडा वहाँ से निकल करके आ गए। और जिनकी आज अभी वहाँ छतरी है, वहाँ पर घेर करके उसकी हत्या कर दी थी। ये है उनका इतिहास। डूंगरपुर के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी पर डूंगर बरांडा की छतरी बनी हुई है। आप गए होंगे, नहीं है तो अब चले जाना। बांसिया चरपोटा अर्थुन से आकर घने जंगलों में के मध्य बांसिया चरपोटा भील ने अपने नाम पर मकर संक्रांति के दिन 15/1/1515 को बांसवाड़ा की स्थापना की। यह भूमिका इसलिए बता रहा हूँ, कम से कम हमें इतिहास का पता लगना चाहिए।
और ये रिकॉर्ड में रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी। बासिया बहादुर वीर, स्वतंत्रता प्रिय और कुशल राजा थे। रावल जगमाल सिंह ने मौड़ी खेड़ा सियासत के में नरू नीनामा के यहाँ आदिवासी के वेश में मेहमान बनकर भील राजा बासिया बहादुर का धोखे से हत्या कर दी। एक सगाई का कार्यक्रम था, वो सगाई कार्यक्रम में गए, लेकिन ये राजा था जिसने हत्या की, वो भील के वेश में आया था और उसने हत्या की थी। ये है इनका इतिहास। अध्यक्ष महोदय जी, इसी तरह कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन रखने के हेतु डूंगरपुर जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाए। साथ ही जनजाति आस्था केंद्र सीताबाड़ी, कमलनाथ, जवाहर माता के विकास के लिए बजट की घोषणा की गई है। अब वो डूंगरपुर वाले तो चले गए भाषण दे करके। ये इतना बड़ा काम है, उसके बाद में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, सब हमने ही किया। तो कुछ बातें मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये जो शिल्प ग्राम बनेगा, इसमें आपकी कलाएं 64 कलाएं और 16 संस्कार उनका प्रदर्शन होगा। उसमें गवरी भी होगी, हमारे गाने भी होंगे, हमारे वाद्य यंत्र भी होंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ रहेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी, आप भी देखना, भील प्रदेश वाले, मतलब ये सारी की सारी कलाएं आने वाली पीढ़ियां हमारी देखेगी और उससे प्रेरणा लेगी। इसके लिए हम बना रहे हैं। कालीबाई का जिक्र आपने कभी नहीं किया। कालीबाई का इतिहास भी है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। हम तो नहीं बना रहे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर तो तुम लोग बना रहे हो। अगर जाति के आधार पर राज्य बनते, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए और जाति के आधार पर प्रदेश को बांटो। आपके स्टेटमेंट है क्या? कांग्रेस जाति के आधार पर प्रदेश को बांटना चाहते हैं क्या? नेता प्रतिपक्ष आप बताओ, बांटना चाहते हैं ना जाति के आधार पर प्रदेश को? आप तो जो चर्चा हुई है वो जवाब दे दो फटाफट। इनमें वही दे रहा हूं, आपका स्टेटमेंट है आपकी पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी की तरफ से आप मना कर दो, पार्टी की तरफ अपना व्यक्तिगत बयान था। माननीय मंत्री जी, एक जवाब और आना है। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष, अभी तो मैंने शुरू किया है, जल्दी करो। अध्यक्ष महोदय जी, कालीबाई का इतिहास क्या है? नाना कांट एक शिक्षक थे और वो आज़ादी का अलग जगा रहे थे। अंग्रेज़ों को भनक लगी और भनक लगने के बाद में जाकर के उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में उसको गाड़ी से बांध करके और फिर रगड़ करके लेके जा रहे थे। यही है ना? और कालीबाई अपनी गठरी घास की बांध करके आ रही थी। उसने देखा ऐसा गुरुजी को इस प्रकार ले जा रहे हैं। उसने आव न देखा, ताव न देखा, दराती कमर से निकाली और उस रस्सी को काट दिया, वहीं गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी। अध्यक्ष महोदय जी, कमलनाथ का तो मैं बता ही दूं, बहुत ज्यादा नहीं करूं तो, क्योंकि थोड़ा और कर दो। चलो मैं पूरा कर रहा हूं। माननीय सदस्य, मुझे 15 मिनट मुझे। माननीय सदस्य दोनों विराजो, सीधे बात, सीधा अध्यक्ष चेयर को करो। अरे माननीय सदस्य विराजिए। अरे माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, मैं दो बातें की खत्म कर दूंगा।
अध्यक्ष मुझे 2 बातें कह के मैं खत्म करूंगा, महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, एक आप बाद में अरे सुनिए माननीय मंत्री जी, आपने भी जवाब दिया होगा तो इन्होंने सुना होगा, अब आप भी सुनिए। कमलनाथ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार वहां खड़ा होकर के मैंने बात कही थी, यहाँ पर इस तरह मार्ग पर उठाया था, और वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपके मंत्री अभी नहीं है डोटासरा, उन्होंने जवाब दिया था, उसकी भी एक बहुत बड़ा नहीं ले रहा हूं सर, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपोर्ट तो सुनाऊं, मैंने बात कही थी उसको। चलो नहीं लूंगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी, उस समय आप मुझे जवाब मिला था कि हम इसको विकसित करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ये काम हमने किया। एक बात कह करके, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो एक बात मुझे कहनी बहुत आवश्यक है ना, पूरी तब मुझे कहने देंगे नहीं ना, फिर वो मेरा दूसरा विषय नहीं, एक मिनट, अरे वो कहाँ गया? एक में हमारे जो सरकार ने हमारे आज बहुत बिरसा मुंडा की बात बहुत सारे करते हैं भील प्रदेश वाले, बिरसा मुंडा क्या था ये उनको समझना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बिरसा मुंडा, यही कह के खत्म करूं, ज्यादा नहीं करूंगा इसके बाद और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 में रांची जिले में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा दीक्षा बिरसा मुंडा ने बिरजू मिशन स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पाई, और आगे की पढ़ाई के लिए वे साई बादशाह के लुथेरन मिशन स्कूल में दाखिला लिया, जहां बिरसा मुंडा की शिक्षा काटी गई। पारिक साहब, शिक्षा क्या होती बताओ इनको, क्या होती शिक्षा? चोटी होती है, चोटी पे भी लोग राजनीति करते हैं अध्यक्ष, इसलिए मैं एक जिक्र करना चाहता हूं। और इन्होंने, बिरसा मुंडा ने उल गुलाम क्रांति का आह्वान किया, और किस लिए किया? अंग्रेजों द्वारा फूट डालो, राजनीति करो, और इसी के निमित्त जो चोटी काटी, हमारे धर्म के हानि हुई, हमारे धर्म पे प्रहार हुआ, अनावश्यक रूप से हमको कर लगा रहे, हमें टैक्स लगा रहे हैं, ये विदेशी हमें नहीं चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ये था उनका, इसलिए इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय जी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मेरे पर भी प्रेशर है, आगे नहीं कह करके मैं मेरी बात को पूरी करूं, इससे पहले मेरा वो रख देता हूँ, घोषणा तो कुछ रखी नहीं है ना, मैं मेरा ये पास के लिए रख देता हूँ, क्योंकि आप लोग अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना चर्चा नहीं होती, फिजुल है कद आसमान का, मंजिलें चाहे दूर हो मगर चल पड़ा हूं, चलता रहूंगा उसी डगर पर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में पारित की जाए। श्री अविनाश गहलोत।